हाँ तो भाई, क्या हाल है आप सभी के? चलिए अच्छे, ठीक है। तो देखिए भाई, कल हमने अपने थर्ड चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। इम्पोर्टेंट चैप्टर था, क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है। और आज जो हम बात करते हैं वो अपने फर्स्ट यूनिट के लास्ट चैप्टर 4, नाम है पादप जनन की विशिष्ट विधियां, ठीक है। क्या है? पादप जनन की विशिष्ट विधियां, ठीक है भाई। ये हमारा चैप्टर 4। अच्छा, चैप्टर फर्स्ट में हमने जनन के बारे में समझा था, और चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में हमने प्लांटों में लैंगिक जनन के बारे में मुख्य रूप से बात की थी, ठीक है भाई। चैप्टर 4 में हम प्लांटों में जनन की कुछ विशिष्ट विधियां देखेंगे कि भाई लैंगिक जनन के अलावा या अलैंगिक जनन के अलावा और इनमें कौन सी विधियां होती हैं, ठीक है। वो होती है विशिष्ट विधियां। हालांकि जो विशिष्ट विधियां हैं वो भी एक प्रकार से बिल्कुल अलैंगिक जनन जैसी हैं, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। सुनिए तो भाई, ध्यानपूर्वक समझना कि विशिष्ट विधियां क्या होती हैं भाई। एक इसकी डेफिनेशन दी हुई है, वो क्या है? यदि बिना निषेचन के ही नए पौधे का निर्माण हो जाए तो इन्हें जनन की विशिष्ट विधियां कहते हैं। बात समझ में आ रही है? देखो, वो आपसे डायरेक्ट ये कहना चाह रहा है कि यदि आप बिना निषेचन के ही एक नए पौधे का निर्माण कर लेंगे तो आप उन विधियों को जनन की विशिष्ट विधियां बोलेंगे। कहने का मतलब है एक प्रकार से अलैंगिक जनन, ठीक है। तो उनको हम विशिष्ट विधियां भी कहते हैं। हालांकि आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि जनन की विशिष्ट विधियां क्या है, फिर भी हमें याद तो रखना ही है कि जनन की ऐसी विधियां जिनमें बिना निषेचन के ही नए पौधे का निर्माण हो जाए उन्हें हम विशिष्ट विधियां कहते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, आप आराम से समझ जाएंगे कि विशिष्ट विधियां क्या हैं। अब ये जो विधियां हैं वो 4 हैं। जनन की जो विशिष्ट विधियां हैं भैया, वो कितनी है? 4। पहली है असंग जनन, सेकंड है अनिषेक बीजता, थर्ड है सूक्ष्म प्रवर्धन, और 4 है कायिक जनन, ठीक है। मेरी बात को ध्यानपूर्वक समझिए कि प्लांटों में जो जनन की विशिष्ट विधियां होती हैं वो 4 विधियां होती हैं। पहली विधि है असंग जनन, सेकंड है अनिषेक बीजता, थर्ड है सूक्ष्म प्रवर्धन, और 4 है कायिक जनन, ठीक है। ये 4 हमारी क्या होती हैं? विशिष्ट विधियां होती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हम इस विधि को अगले चैप्टरों में पढ़ेंगे
और ये विधि हमने करी रखी है। कायिक जनन अनिश्चित बीजता हम पढ़ चुके हैं। तो स्पेशली इस चैप्टर में जो हम बात करेंगे वो असंग जनन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? असंग जनन के बारे में बात करेंगे। क्लियर है? समझ में आ गई बात? हाँ, चलिए भाई। तो ये तो हमें ये समझना है कि जो चार हैं वो जनन की विशिष्ट विधियां होती हैं प्लांटों में। मतलब क्या है इसका? कि ये वो विधि हैं जिनसे बिना निषेचन के ही आप नए प्लांट डेवलप करा सकते हो। ठीक है? तो इस चैप्टर में हम अपने जो मुख्य टॉपिक की बात करेंगे वो असंग जनन के बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है असंग जनन से। ठीक है? तो बात करते हैं असंग जनन की। असंग जनन, जिसको हम एपोमिक्सिस कहते हैं भाई। ठीक है? अब देखते हैं असंग जनन क्या है। तो एक वैज्ञानिक थे हैंस विंकलर, इन्होंने इसकी डेफिनेशन दी और कहा कि लैंगिक जनन का ऐसी किसी भी विधि द्वारा प्रतिस्थापन जिसमें अर्धसूत्रण व युग्मक संलयन न हो, असंग जनन कहलाता है। ठीक है? प्लांटों में जो जनन की स्पेशल विधि है उनमें से जो एक विधि है वो हम असंग जनन पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर में हम एक ही विधि का अध्ययन करेंगे जिसको हम असंग जनन बोलेंगे। ठीक है? तो असंग जनन की डेफिनेशन क्या होती है? तो एक हैंस विंकलर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एपोमिक्सिस को कुछ अलग प्रकार से परिभाषित किया और क्या डेफिनेशन दी आप समझना। वो ये कहते हैं कि प्लांटों में नए पौधे जो बनते हैं वो लैंगिक जनन से बनते हैं ना, लेकिन वो क्या कहते हैं कि लैंगिक जनन का ऐसी किसी भी विधि द्वारा प्रतिस्थापन, मतलब प्रतिस्थापन का क्या होता है कि किसी को हटाकर खुद उसके स्थान पर बैठना, यही होता है ना प्रतिस्थापन। तो ये कहता है कि भाई प्लांटों में लैंगिक जनन होना चाहिए था, लेकिन उस लैंगिक जनन को हटाकर कोई ऐसी विधि जिसमें न तो अर्धसूत्रण हो, मियोसिस हो, ना ही युग्मक संलयन हो, तो उस विधि को हम क्या बोलेंगे? असंग जनन बोलेंगे। अरे यही डेफिनेशन तो अलैंगिक जनन की थी, नहीं थी? अलैंगिक जनन की थी ना, ऐसी विधि जिसमें ना तो अर्धसूत्रण होता है ना ही युग्मक संलयन होता है, उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। अब यहाँ असंग जनन क्या है? थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है बस हैंस विंकलर ने। उसने ये कह दिया है कि लैंगिक जनन के स्थान पर ऐसी विधि का आ जाना जो अलैंगिक जनन की तरह होती है, बस उसी की हम असंग जनन कहते हैं। ठीक है? तो आप डेफिनेशन आराम से समझ जाएंगे। ठीक है भाई? अच्छा, अब इसके बात करते हैं प्रकार। अब मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग में जो असंग जनन था उसको मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड किया गया था। एक तो था बीजाणुत्पन्न और एक था युग्मकोत्पन्न, है ना? एक तो था बीजाणुत्पन्न असंग जनन और एक था युग्मकोत्पन्न असंग जनन। अब आपको क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको बता दूं
कि मुख्य रूप से जो असंग जनन था उसको दो भागों में डिवाइड किया गया था। एक तो था बीजाणुत्पन्न असंग जनन और एक था युग्मकोत्पन्न असंग जनन। ठीक है। अब एक वैज्ञानिक और थे प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी। प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने असंग जनन को 4 भागों में डिवाइड किया था। ठीक है। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर कौन सा डिवाइडेशन हमें करना है, तो मैं आपको बता दूं कि आपसे कभी भी ऐसे क्वेश्चन वो डिवाइडेशन का नहीं पूछेगा। आपसे डायरेक्ट ही वो ऐसे पूछ सकता है कि बीजाणुत्पन्न असंग जनन क्या है, युग्मकोत्पन्न असंग जनन क्या है। ठीक है। आप ओवरऑल एक बात समझ के चलो कि असंग जनन को 4 भागों में डिवाइड किया है, जो पंचानन माहेश्वरी ने किया था, क्योंकि एनसीईआरटी सिलेबस में इसका कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। एनसीईआरटी सिलेबस में केवल पंचानन माहेश्वरी द्वारा जो 4 प्रकार के असंग जनन थे वही हमने पढ़े थे, तो यहां भी हम वही पढ़ेंगे मुख्य रूप से। तो आपको कंफ्यूज तो बिल्कुल भी नहीं होना है, केवल आप बीजाणुत्पन्न युग्मकोत्पन्न नाम याद रखो और इनकी परिभाषा मतलब ये क्या होती है वो याद रखो बस। ठीक है। हाँ, तो असंग जनन की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई और ये 2 प्रकार के होते हैं ये आपको पता चल गया। ठीक है। अब इनको हम देख लेते हैं कि आखिर ये क्या होते हैं भाई। ठीक है। तो सबसे पहले हम बीजाणुत्पन्न असंग जनन की बात करें तो एक परिभाषा होती है इसकी कि यदि भ्रूण का निर्माण बीजांडकाय अथवा अध्यावरण की द्विगुणित कोशिका से होता है तो इसे बीजाणुत्पन्न असंग जनन कहते हैं, और इसका जो दूसरा नाम है वो अपस्थानिक भ्रूणता भी है। ठीक है। देखो इस चैप्टर में बहुत कंफ्यूजन वाली लाइन है और इस कंफ्यूजन को आप एक लाइन से समझ सकते हैं। वो क्या, देखिए आपने एक अंडाशय देखा था प्लांट का, एक बीजांड देखा था। चलो बीजांड के बारे में आप सभी जानते हैं। अच्छा, बीजांड के अंदर क्या था, एक तो मादा युग्मकोत्पन्न था, उसको हम भ्रूण कोश कहते थे, था ना मादा युग्मकोत्पन्न, और एक उसमें बीजांडकाय था, एक अध्यावरण था। 3 संरचना आप याद रखो, बीजांडकाय, अध्यावरण और भ्रूण कोश, है ना। अच्छा, भ्रूण कोश में क्या था, एक तो थी अंडकोशिका और एक थी सहायक कोशिका। बताओ ठीक है नहीं, भ्रूण कोश में एक अंडकोशिका थी, एक सहायक कोशिका थी, और पूरे बीजांड में एक बीजांडकाय और अध्यावरण। ये मुख्य संरचना थी कि नहीं, 4 मुख्य संरचना थी ना हमारे पूरे बीजांड में। और आप ये भी जानते हैं कि नए पौधे का जो निर्माण होगा उसमें कोई भ्रूण भी बनेगा। अरे भ्रूण बनेगा तभी तो कोई नया पौधा बनेगा, है ना। और भ्रूण लैंगिक जनन में किसके द्वारा बनता था, मुख्य रूप से अंडकोशिका के द्वारा। ये सभी कंसेप्ट आपके क्लियर है। बताओ अंडकोशिका के द्वारा बनता था कि नहीं बनता था, बनता था ना। अगर अंडकोशिका से भ्रूण बनता है तो वो लैंगिक जनन से बनता था, है ना। अब मैं तुमसे यूं कहूं कि भाई बीजांडकाय ने कोई भ्रूण बना दिया कोई भी कारण से, तो बताइए इसमें निषेचन की आवश्यकता पड़ेगी क्या, कहीं इसमें युग्मक संजन होगा क्या। अरे भाई
अंडकोशिका भ्रूण बनाती है तो वो लैंगिक जन्म से बनाती है, उस चांस होते हैं। ठीक है, अब मैं तुमसे यूं कहूं कि भाई बीजांडकाय ने भ्रूण बना दिया, तो आप मुझे बताइए ये लैंगिक जन्म हो सकता है कि कभी नहीं होगा, ये हमेशा अलैंगिक जनन होगा, अर्थात इसमें अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक संघनन नहीं होगा। तो आप इस विधि को असंग जनन नहीं बोल सकते। ठीक है, समझ में आ गई बात। और एक बात और क्लियर कीजिए कि ये जो अंड कोशिका और सहायक कोशिका हैं वो युग्मकोद्भिद की कोशिका है कि नहीं, है ना युग्मकोद्भिद की, और ये दोनों चीज किसकी हैं, बीजांड की, और ये दोनों युग्मकोद्भिद की। समझ में आ गई है ना। तो एक देखो सिंपल बात समझो यहीं पर कि अगर भ्रूण का निर्माण इन दोनों संरचना से हो जाए, बीजांडकाय और अध्यावरण से, तो आप इसे बीजांडोद्भिद असंग जनन बोलेंगे। ठीक है, और यदि अंडकोशिका और सहायक कोशिका से भ्रूण बन जाए बिना निषेचन के ही, तो आप इसे युग्मकोद्भिद असंग जनन बोलेंगे। बहुत क्लियर कंसेप्ट के, बहुत इजी, केवल आपको दिमाग में छोटी सी बात समझनी है बस। ठीक है भाई, असंग जनन हमने अभी दो भागों में डिवाइड किया है, एक तो बीजांडोद्भिद असंग जनन और एक युग्मकोद्भिद असंग जनन। ठीक है, अब बीजांडोद्भिद से हम ये दिमाग में आइडिया लगाएंगे कि जरूर बीजांड के बीजांड का अध्यावरण रहे होंगे, क्योंकि युग्मकोद्भिद का मतलब है युग्मक, और युग्मक हमारे अंडकोश का सहायक कोशिका। अरे भाई, मादा युग्मकोद्भिद में अंडकोश का सहायक कोशिकाएं तो होती हैं, सिंपल सी बात है। अब डेफिनेशन आप समझ लेंगे ना, दोनों में डिफरेंट करके कंपैरिजन करके। तो अब आइए दोबारा से, बीजांडोद्भिद असंग जनन है ना, ये सिंपल सा ये कहता है कि यदि भ्रूण का निर्माण बीजांड की बीजांडकाय या अध्यावरण की द्विगुणित कोशिका से हो जाए। अच्छा, मादा युग्मकोद्भिद हमेशा अगुणित रहता है जनरल तरीके से, सामान्य तौर पे जो मादा युग्मकोद्भिद है वो अगुणित रहता है, और जो कोशिकाएं होती हैं वो द्विगुणित होती हैं। ठीक है, तो बीजांडकाय या अध्यावरण से अगर कोई भ्रूण बने तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, बीजांडोद्भिद असंग जनन कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी डेफिनेशन है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं युग्मकोद्भिद असंग जनन के बारे में। आपको इनमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है ना, मैंने आपको एक छोटा सा इनका कंसेप्ट बता दिया है कि युग्मकोद्भिद आ रहा है तो समझ लेना इसमें जरूर अंडकोशिका और सहायक कोशिका भाग ले रही होंगी, और बीजांडोद्भिद आ रहा है तो समझ लेना बीजांडकाय और अध्यावरण भाग ले रहे होंगे, है ना। और हम पढ़ रहे हैं असंग जनन, तो सिंपल सी बात है, अर्धसूत्री विभाजन और निषेचन तो होगा ही। ठीक है, हाँ। तो देखो युग्मकोद्भिद क्या कहता है, यदि भ्रूण का निर्माण अगुणित भ्रूण कोश से हो तो इसे, एक मैं सिंपल डेफिनेशन बता रहा हूं ना, तो इसे युग्मकोद्भिद असंग जनन कहते हैं। यदि अंडकोशिका से हो तो इसे अनिषेक जनन व सहायक कोशिका से हो तो इसे अपयुग्मन कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है युग्मकोद्भिद असंग जनन। इसकी परिभाषा को आप समझिए, इसकी थ्योरी क्या कहती है। ये लाइन तो हमारे बिल्कुल दिमाग में क्लियर है
कि भाई अगर हम युग्मकोद्भिद असंग जनन की बात करेंगे तो 100% मादा युग्मकोद्भिद इसमें भाग ले रहा होगा। और मादा युग्मकोद्भिद में दो संरचनाएं थी, एक अंडकोश का और एक सहायक कोश का। ठीक है, अब वो ये कहता है कि भाई यदि भ्रूण का निर्माण अगुणित भ्रूण कोश से हो जाए, अच्छा ये जो निर्माण होगा वो बिना निषेचन के होगा, ये भी फिक्स है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, युग्मकोद्भिद असंग जनन कहते हैं। अब इसके दो टाइप, दो प्रकार और हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि हमें पता है कि मादा युग्मकोद्भिद के पास दो मुख्य कोशिका हैं, एक अंडकोश का और एक सहायक कोश का, है ना। यदि भ्रूण का निर्माण अंड कोशिका ने किया है बिना निषेचन के, तो हम इस घटना को अनिषेक जनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनिषेक जनन। और यदि भ्रूण का निर्माण बिना निषेचन के सहायक कोशिका से हुआ है, तो हम इस घटना को अपयुग्मन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अपयुग्मन कहते हैं। ठीक है, नहीं आई बात समझ में? तो दोनों में अंतर आपको पता चल गया कि अनिषेक जनन और अपयुग्मन क्या है। बहुत सिंपल है भाई, मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं कि बीजांडोद्भिद आए तो समझ लेना बीजांड का और अध्यावरण बना रहे भ्रूण, वो भी बिना निषेचन के। और युग्मकोद्भिद आए तो समझ लेना मादा युग्मकोद्भिद यानी कि भ्रूण कोश बना रहा है। ठीक है, और भ्रूण कोश की अंड कोशिका से बने तो अनिषेक जनन, और भ्रूण कोश की सहायक कोशिका से बने तो अपयुग्मन। बताओ क्या दिक्कत है इसमें? ठीक है, तो यह आपको दो टाइप समझ में आ गए, दो प्रकार किसके? असंग जनन के। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब इसके अलावा अब ये जो परिभाषा हमने पढ़ी है ना, अभी ये परिभाषा हमारे आगे भी काम आएगी। ठीक है, हाँ देखिए अब क्या था, प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी, प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी के अनुसार ये 4 प्रकार के होते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि इन्होंने भी पहले असंग जनन को 2 भागों में बांटा था। पहला था अनावर्ती, दूसरा था पुनरावर्ती। ठीक है, अनावर्ती और पुनरावर्ती। और फिर इन्होंने क्या किया कि अनावर्ती और पुनरावर्ती के अलावा भी 2 और भाग उन्होंने कर दिए। तो टोटल जो असंग जनन के प्रकार थे, असंग जनन के जो प्रकार थे वो कितने थे? 4 थे। अब वो कौन कौन से थे? एक अनावर्ती, एक पुनरावर्ती, थर्ड है अपस्थानिक भ्रूणता, और फोर्थ था कायिक जनन। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि अब हमको जो मुख्य रूप से असंग जनन के प्रकार बताए पंचानन माहेश्वरी ने, वो कितने बताए? 4 प्रकार के बताए। कितने बताए? 4 प्रकार के बताए। कौन कौन से? अनावर्ती, पुनरावर्ती, अपस्थानिक भ्रूणता और कायिक जनन। ठीक है, देखिए हाँ तो भाई ये जो पंचानन माहेश्वरी थे उन्होंने 4 भागों में असंग जनन को डिवाइड किया, अनावर्ती, पुनरावर्ती, अपस्थानिक भ्रूणता और कायिक जनन। ठीक है, अब हम इनको क्रम से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला है अनावर्ती असंग जनन। ये क्या है भाई?
इसमें गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होने से अगुणित भ्रूणकोश बनता है। अगुणित भ्रूणकोश बनता है। इसकी अन्य कोशिका से भ्रूण का निर्माण हो तो इसे अगुणित अनिषेक जनन व अगुणित सहायक कोशिका से हो तो इसे अगुणित अपयुग्मन कहते हैं। सुनिए भाई, अनावर्ती असंजन, देखो समझने में ये बहुत सिंपल है, थोड़े हमें कंफ्यूजन वाले से लगते हैं, लेकिन हम इनका कंसेप्ट बना लें ना तो बहुत सिंपल है। ठीक है, देखो जैसे हमें दो प्रकार के असंजनन याद हैं अभी, बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद, है कि नहीं। अच्छा, बीजाणुद्भिद में तो सिंपल सा था कि बीजांड का अध्यावरण यदि भ्रूण बनाए, और वो तो भाई हमेशा द्विगुणित संरचना होती है ना। लेकिन यदि भ्रूण कोश की अंड कोशिका सहायक कोशिका बनाए जो कि अगुणित होते नहीं होते अगुणित, तो उसको हम क्या बोलते हैं, युग्मकोद्भिद असंजनन बोलते हैं। ये हमने दो प्रकार पढ़ लिए थे। ठीक है, अब प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी ने असंग जनन को कुछ अलग प्रकार से देखा और उसके 4 टाइप बताए और उन टाइपों के अलग अलग नाम दिए। पहले का दिया अनावर्ती, सेकंड था पुनरावर्ती, थर्ड था अपस्थानिक और फोर्थ था कायिक जनन, है ना। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं अनावर्ती असंग जनन। क्या देख रहे हैं, अनावर्ती असंग जनन। तो देखिए क्या होता है, समझना। वो ये कहता है कि यदि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन हो, नॉर्मली होता है। अरे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका ही तो भ्रूण कोश का निर्माण करेगी। अरे बीजाणु नहीं बनाती क्या गुरु बीजाणु, और गुरु बीजाणु ये तो मादा युग्मकोद्भिद बनाया था चैप्टर नंबर 2 में, लास्ट टॉपिक मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्धन। ठीक है, तो अर्धसूत्री विभाजन हुआ है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में। ठीक है, जिससे आपके पास क्या बना, अगुणित भ्रूण कोश बना। ये बन गया भाई अगुणित भ्रूण कोश, बन गया अगुणित भ्रूण कोश। ठीक है, अब वो ये कहता है कि यदि इसकी अंड कोशिका थे, अच्छा ये अंड कोशिका जो है कैसी है, अगुणित है। ये बिना निषेचन के बाद चल रही है, निषेचन नहीं हो रहा है ना। बिना निषेचन के ही अगर अंड कोशिका एक भ्रूण बना दे तो आप इस घटना को अगुणित अनिषेक जनन बोलेंगे। अब अंदर समझो, हमने युग्मकोद्भिद में केवल अनिषेक जनन कहा था ना, लेकिन पंचानन माहेश्वरी ने क्या किया, अगुणित शब्द जोड़ दिया तो इसको अगुणित अनिषेक जनन कह रहे हैं। बस छोटा सा ही डिफरेंट है। ठीक है, बाकी सेम थ्योरी है जो हमने युग्मकोद्भिद में पढ़ी है। अब वो कहते हैं यदि अगुणित सहायक कोशिका से हो जाए तो इसे हम अगुणित अपयुग्मन कहते हैं। ठीक है तो थ्योरी सेम। तो अनावर्ती असंग जनन और युग्मकोद्भिद असंग जनन बिल्कुल सेम है, कोई थ्योरी का अंतर नहीं है, केवल अगुणित शब्द आपको जोड़ना है। वो भी अगुणित था और ये भी अगुणित है। ठीक है, बाकी थ्योरी दोनों की सेम है।
क्लियर है बात? हाँ। नेक्स्ट जो है सेकंड टाइप का असंग जनन, जिसको हम पुनरावर्ती असंग जनन कहते हैं। ये थोड़ा आपको समझना है, ठीक है। एक तो इसे हम युग्मकोद्भिद असंग जनन भी कहते हैं। मैंने आपको बता दिया है ना कि माहेश्वरी ने असंग जनन को कुछ अलग प्रकार से देखकर बताया है, जो कि सही था, ठीक है। मुख्य रूप से हमने बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद देखा था। अब थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करके इन्होंने असंग जनन को 4 भागों में बांटा था। तो अनावर्ती तो हम समझ चुके हैं कि भाई गुरु बीजाणु मात्र कोश का अर्धसूत्री विभाजन करती है। अच्छा, ये अर्धसूत्री शब्द क्यों उसने यूज में लिया है? क्योंकि वहां जो भ्रूण बनता था वो अगुणित भ्रूण बन रहा है। कैसा भ्रूण? अगुणित। आप खुद सोचिए, अरे भाई आपके पास अगुणित अंड कोशिका है, हैप्लॉइड, और इसमें निषेचन और नहीं हो रहा, तो कोई और अगुणित संरचना इससे मिलेगी क्या? नहीं। अरे समझने की कोशिश क्यों नहीं करते भाई? ये युग्मक है और अगुणित होते हैं, और इसमें कोई और मिल रहा है क्या इससे? अगर कोई मिलेगा तभी तो द्विगुणित संरचना बनेगी, युग्मनज द्विगुणित। लेकिन यहाँ तो अगुणित ही है और इसमें निषेचन हो नहीं रहा और अपने आप एक भ्रूण बना। तो जो ये भ्रूण बनेगा तो कैसा बनेगा? अगुणित भ्रूण बनेगा, ठीक है। तो अगुणित भ्रूण बनता है अनावर्ती असंग जनन में। किसमें बनता है? अनावर्ती असंग जनन में, ठीक है। अब वो यहां क्या कह रहे हैं देखिए, इसमें मात्र कोशिका में वो ये गुरु बीजाणु अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, जिससे द्विगुणित भ्रूण कोश बनता है। अंतर समझ में आ गया आपको? अनावर्ती और पुनरावर्ती में क्या है? देखो, अनावर्ती में मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन हुआ, जिससे अगुणित संरचनाएं बनेंगी, और अगुणित संरचनाओं में जो भ्रूण बनेंगे वो कैसे बनेंगे? अगुणित। जबकि पुनरावर्ती असंग जनन में क्या हो रहा है कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन ही नहीं होता, जिससे द्विगुणित क्या बनता है? भ्रूण कोश बनता है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? कैसा बनता है? द्विगुणित भ्रूण कोश बनता है, ठीक है। अब इसको हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया। पहला है जनन अपबीजाणुता। ये कहता है कि यदि प्रकशु कोशिका भ्रूण कोश का निर्माण करे और इसकी अन्य कोशिका से द्विगुणित भ्रूण बने। सेकंड है कायिक अपबीजाणुता। बीजांडकाय अथवा अध्यावरण से भ्रूण कोश का निर्माण हो और इसकी अन्य कोशिका से द्विगुणित भ्रूण बने।
ये बात आपको कुछ समझ में नहीं आ रही, ठीक है, लेकिन मैं आपको उसको समझाऊंगा तब आपको ये बिल्कुल समझ में आएगी। ध्यानपूर्वक समझिए। भाई माहेश्वरी ने ये देखा कि यदि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्र विभाजन हुआ तो एक अगुणित भ्रूण कोश बनेगा, ये हम सभी जानते हैं। और अगर अगुणित भ्रूण कोश की अन्य कोशिका बिना निषेचन के ही भ्रूण बना दे तो असंग जनन तो हो जाएगा, तो हम उसे अगुणित अनिषेक जनन बोलेंगे। और यदि अन्य कोशिका भ्रूण नहीं बनाए और सहायक कोशिका बना दे तो हम उसको अगुणित अपयुग्मन बोल देंगे और पूरे प्रकार को अनावर्ती असंग जनन बोलेंगे। क्लियर था? अब वो कहते हैं कि भाई सेकंड जो टाइप होता है वो पुनरावर्ती असंग जनन होता है। क्या होता है? पुनरावर्ती असंग जनन। अब वो क्या कहते हैं इसमें कि भाई यदि मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन ही नहीं हो और अगर अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा तो जो भ्रूण कोश बनेगा वो कैसा बनेगा? द्विगुणित बनेगा। तो यहाँ सिंपल सी बात तो ये हो गई कि पुनरावर्ती असंग जनन से जो भ्रूण बनता है वो तो डिप्लॉइड बनता है और अनावर्ती से जो बनता है वो हमेशा हैप्लॉइड बनता है। एक अंतर क्लियर है? अब इन्होंने इसके दो टाइप बनाए। किसके? पुनरावर्ती असंग जनन के। एक तो जनन अपबीजाणु था और एक कायिक। अरे कायिक शब्द अगर जुड़ जाए ना तो जरूर बीजांडकाय अध्यावरण काम आ गए। ठीक है, समझ में आ गई बात? और जनन को मतलब है एक जनरल कोश का जो नॉर्मली होनी चाहिए जनन के लिए। अब अंतर समझो दोनों में। जनन अपबीजाणुता कहता है, अच्छा इसमें ओवरऑल क्या बात है कि सारी संरचनाएं कैसी होंगी? द्विगुणित होंगी, ये तो ओवरऑल एक बात है। और अनावर्ती में क्या थी? सारी संरचनाएं अगुणित होंगी, निषेचन होगा ही नहीं, ये हमें पता है। ठीक है, अब वो कहता है कि भाई यदि भ्रूण कोश का निर्माण द्विगुणित होगा, प्रपशु कोशिका करे। कौन करे? प्रपशु कोशिका। जनरल तरीके से प्रपशु कोशिका ही करती है, क्योंकि आपको पता है प्रपशु कोशिका ही परिणत विभाजन करके गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनाएगी। भूल गए क्या? बनाती है। तो एक जनरल बात हो गई, नॉर्मल। तो ये कहता है कि यदि भ्रूण कोश का निर्माण प्रपशु कोशिका के द्वारा हुआ है और अगर उसकी अंड कोशिका से बिना निषेचन के कोई भ्रूण बना है तो हम उसे जनन अपबीजाणुता बोलेंगे। और अंतर क्या कर रहा है? तुलना क्या कर रहा है कि यदि इस भ्रूण कोशिका निर्माण प्रपशु कोशिका ने नहीं किया और बीजांडकाय ने कर दिया, अंतर समझ में आया कि नहीं आया? वो कहता है कि भाई द्विगुणित भ्रूण कोश है, यदि उसका निर्माण प्रपशु कोशिका ने किया है तो हम उसे जनन अपबीजाणुता बोलेंगे। और यदि इस भ्रूण कोश का निर्माण बीजांडकाय अध्यावरण ने किया है तो हम उसे कायिक अपबीजाणुता बोलेंगे। बाकी थ्योरी से मैं केवल अंतर समझा करो बस। जब आप अंतर समझ जाएंगे ना, तुलना करना सीख जाएंगे तो आपकी थ्योरी में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, देखो अनावर्ती और पुनरावर्ती में क्या अंतर है कि अनावर्ती में तो मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होने से अगुणित संरचना बनती है। ठीक है, और पुनरावर्ती में क्या है? अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता जिससे द्विगुणित संरचना बनती है। अब वो कहता है कि यदि भ्रूण कोश है प्रपशु बना दे तो जनन अपबीजाणुता बोलेंगे। और भ्रूण कोश को यदि बीजांडकाय बनाए, प्रपशु नहीं बनाए तो हम उसको कायिक अपबीजाणुता बोलेंगे। और दोनों से ही बिना निषेचन के अन्य कोश का क्या बनाएगी? द्विगुणित भ्रूण बनाएगी। हमने यहाँ कहीं भी सहायक कोशिका का जिक्र नहीं किया है। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई किसके बारे में? पुनरावर्ती
असंग जनन के बारे में। ठीक है, बहुत नॉर्मल है, केवल आप तुलनात्मक इनका अध्ययन करना बस। ठीक है, चलिए अब है थर्ड टाइप। तीसरा जो प्रकार है वह है अपस्थानिक भ्रूणता। तो ये सिंपल है, बीजाणुद्भिद वाला है ना, इसमें बीजांडकाय अथवा अध्यावरण, बीजांडकाय अथवा अध्यावरण से द्विगुणित भ्रूण का निर्माण होता है। अरे ये तो आपको पढ़ना ही नहीं है, मैंने बीजाणुद्भिद असंग जनन नहीं समझाया क्या आपको, और वहां लिखा भी था कि हम इसको अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं। तो जो तीसरा जो टाइप है वो तो सेम है, वही थ्योरी है, डिटो, कोई अंतर नहीं करना आपको। अरे मैंने बताया था ना बीजाणुद्भिद में कि यदि बीजांडकाय और अध्यावरण से भ्रूण बने जिसमें भ्रूण कोश का कोई रोल ही नहीं होता, तो हम इस घटना को क्या बोलते हैं, अपस्थानिक भ्रूणता बोलते हैं। सिंपल है। नंबर 4 कायिक, कायिक असंजनन कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्या है, यदि पौधों में पुष्प कलिका के स्थान पर या पुष्प के स्थान पर पत्र प्रकलिका बन जाएं और इनसे भ्रूण का निर्माण हो, जैसे रामबांस। अब मैं आपको बता दूं कि जो चौथा टाइप है ना कायिक असंग जनन, ये हमने जो जनन द्वारा वो जननांगों द्वारा प्रवर्धन देखा था ना चैप्टर फर्स्ट में, वो डिटो थ्योरी है, कोई डिफरेंट नहीं है यहाँ पर। ठीक है, नहीं आई मेरी बात समझ में? अरे भाई जो कायिक असंग जनन है ना, कायिक असंग जनन, वो हमने जो चैप्टर फर्स्ट में जननांगों द्वारा प्रवर्धन देखा था ना प्राकृतिक में, उसकी सेम थ्योरी है। और जो ये अपस्थानिक भ्रूणता है वो बीजांडोत्पत्ति की सेम थ्योरी है। नहीं आई बात समझ में? तो दोनों में आपको बताइए क्या दिक्कत है। तो अपस्थानिक भ्रूणता तो ये कहती है कि बीजांडकाय या अध्यावरण से द्विगुणित भ्रूण बन जाए तो हम उसे अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं। कायिक असंग जनन क्या कहता है कि यदि पौधों में पुष्पों के स्थान पर पत्र प्रकलिका बन जाए और वो पत्र प्रकलिका जमीन में गिरकर भ्रूण बनाए और एक नए पौधे का निर्माण करें, तो हम उसे कायिक असंग जनन कहते हैं। एग्जाम्पल आप जानते हैं, रामबांस और रतालू, सभी पढ़े आपने एग्जाम्पल। ठीक है, तो कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ है असंग जनन। क्या कंप्लीट हुआ है? असंग जनन। तो आज तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो नहीं पाएगा, कल ही पूरा कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, हाँ, अब मैं आपको 5 मिनट में इसको एक बार और समझा देता हूँ, जो आपके कंफ्यूजन है वो और दूर हो जाएंगे। ठीक है, समझते हुए चलना। देखिए भाई, जो असंग जनन था, असंग जनन ये मुख्य रूप से पहले 2 प्रकार का था। एक तो था बीजांडोत्भिद और एक था युग्मकोत्भिद। ठीक है, बीजांडोत्भिद में आपको इतना समझना है। अच्छा, ओवरऑल हम एक बात तो जानते ही हैं कि असंग जनन में भ्रूण बनेगा लेकिन निषेचन कहीं नहीं होगा, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो बीजांडोत्भिद कहता है कि यदि बीजांडकाय या अध्यावरण से भ्रूण बन जाए तो उसे बीजांडोत्भिद कहते हैं।
युग्मकोद्भिद क्या कहता है? युग्मकोद्भिद कहता है कि यदि भ्रूण का निर्माण भ्रूण कोश की अंड व सहायक कोशिका से होना चाहिए। बीजाणुद्भिद तो कहता है कि बीजांडकाय और अध्यावरण से भ्रूण बने तो वो बीजाणुद्भिद है। और युग्मकोद्भिद क्या कहता है कि यदि भ्रूण कोश की अंड कोशिका और सहायक कोशिका से भ्रूण बने तो वो युग्मकोद्भिद है। ठीक है। इसी क्रम में एक वैज्ञानिक थे पंचानन माहेश्वरी। ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने असंग जनन को 4 भागों में डिवाइड कर दिया। पहला जो था वो था अनावर्ती, दूसरा जो था वो था पुनरावर्ती, थर्ड जो था वो था अपस्थानिक और फोर्थ था कायिक। यही थे 4 प्रकार। ठीक है। तो देखिए अनावर्ती और पुनरावर्ती में एक डिफरेंट था अंतर। क्या अंतर था मुझे बताना। अरे ऐसे ही बोल दो, सुन रहा हूं मैं। ठीक है। हाँ। अरे भाई अनावर्ती का मतलब होता है जिसमें मात्र कोश का अर्धसूत्री विभाजन करके एक अगुणित भ्रूण कोश बनाएगी। इसमें तो यहाँ जो भ्रूण कोश बनेगा वो कैसा बनेगा, अगुणित। और पुनरावर्ती में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता जिससे द्विगुणित भ्रूण कोश बनता है। अंतर क्या है भाई दोनों में? यहाँ तो बनता है अगुणित और यहाँ बनता है द्विगुणित। ठीक है। अनावर्ती में तो अर्धसूत्री विभाजन होगा जिससे अगुणित संरचना बनेगी, लेकिन यहाँ अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा जिससे द्विगुणित संरचना बनेगी। सिंपल सी बात है। अनावर्ती में जो अगुणित भ्रूण कोश बना उसकी अगली थ्योरी बिल्कुल युग्मकोद्भिद जैसी है कि अंड कोशिका से भ्रूण बने तो अगुणित अनिषेक जनन, सहायक कोशिका से बने तो अगुणित अपयुग्मन। क्लियर है। इसी क्रम में पुनरावर्ती में जो द्विगुणित भ्रूण कोश बनता है, अच्छा इसको भी फिर इसने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, एक जनन और एक कायिक, है ना। अब जनन और जो कायिक डिवाइड किए गए थे ना, ये भ्रूण कोश किससे बनता है इस आधार पर किए गए थे। भ्रूण कोश बनेगा तो कैसा, द्विगुणित। अब बना कौन रहा है इस आधार पर इनके 2 भाग थे। जनन में तो अगर प्रपशु कोशिका बना रही है द्विगुणित भ्रूण कोश प्रपशु तो जनन अपबीजाणुता हो गया। और यदि बीजांडकाय बना रहा है द्विगुणित भ्रूण कोश तो कायिक अपबीजाणुता, कायिक अपबीजाणुता हो गया। तो बहुत सिंपल है पुनरावर्ती और अनावर्ती तो है ही नॉर्मल सा। ठीक है। तो ये दोनों ही आपके लिए मुख्य हैं, यहीं से क्वेश्चन आ सकता है। बाकी अपस्थानिक भ्रूणता तो सेम है, जो हमने बीजाणुद्भिद पढ़ा वही अपस्थानिक भ्रूणता है। कायिक असंग जनन भी बहुत नॉर्मल है, जो जननांगों द्वारा प्रवर्धन पढ़ा वही हमारा कायिक असंग जनन है। तो बताओ उसमें क्या दिक्कत है भाई आपको। ठीक है। समझ में आ गई बात, है ना भाई। आराम से कर लेंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास चैप्टर 4 का एक मुख्य टॉपिक था जिसको हम असंग जनन कह के चलते हैं। ठीक है। अब इसका एक टॉपिक और रह गया है जिसके बारे में हम कल बात करेंगे। बात समझ में आ रही है। तो आज आप इनको मुख्य रूप से पढ़ लेना, क्योंकि 1 नंबर का कोई सा भी यहां से क्वेश्चन बन सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन, है ना। 2 नंबर का क्वेश्चन तो इस चैप्टर से नहीं आता, 1 नंबर के क्वेश्चन के ज्यादा चांस होते हैं। तो आप ढंग से, जैसे बीजाणुद्भिद क्या है, युग्मकोद्भिद क्या है ना,
और वो आपसे ये पूछ सकता है कि अपयुग्मन क्या है। अगुणित अपयुग्मन इम्पोर्टेंट है, उसको आप जरूर देख लेना, अगुणित अपयुग्मन को, ठीक है। और अपस्थानिक गुणवत्ता क्या है ये तो नहीं पूछेगा आपसे ना, समझ में आ रही बात। तो आप इनको ढंग से पढ़ लेना, कल हम इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बाकी बातें करेंगे कल।